Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS. Let us discuss the current affairs for today. First of all, we are going to discuss a very important point here that is related to Chabahar Port. न्यूज में क्यों है ये डिस्कस करेंगे. मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो फिलहाल जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि एक जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था ईरान के साथ और ये बोला गया था कि जो डेवलपमेंट है इस पोर्ट की वो इंडिया के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट जाएगी. दैट वाज फोकस्ड ऑन दी $120 million. वो इंडिया की तरफ से कंप्लीट पेमेंट हो चुकी है. हियर यू कैन सी इन द आर्टिकल द गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे टोल्ड पार्लियामेंट कि जो हमारा कमिटमेंट था $120 million का छबाहर पोर्ट के लिए वो हम पूरा कर चुके हैं. एंड इसीलिए जो इस साल का बजट है उसमें छबाहर पोर्ट के लिए कोई भी बजटरी आउटले नहीं रखा गया है. अब इसी के ऊपर अपोजिशन ने कंसर्न्स दिखाए हैं. रिस्क इसमें क्या इन्वॉल्व है ये सारा हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं. राइट. तो व्हाट इज छबाहर पोर्ट एंड व्हाई डज इंडिया केयर. सबसे पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड कि मैप पे इसकी लोकेशन क्या है. हियर यू कैन सी इन दी साउथ ईस्ट ईरान. इट इज लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ ओमान. एंड यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है. इट इज ऑल्सो नियर द ग्वादर पोर्ट. ये चाइना बैक्ड ग्वादर पोर्ट है इन पाकिस्तान. राइट. तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा. ग्वादर पोर्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. छबाहर पोर्ट भी, गल्फ ऑफ ओमान भी. यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए जो छबाहर पोर्ट है वो कहाँ है. ईरान में है. एंड दिस इज ग्वादर इज इन पाकिस्तान. राइट. तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया इसमें क्या रहने वाली है. दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट हियर, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम इसको डेवलप आखिर में कर क्यों रहे थे. इट वाज टू बाईपास द पाकिस्तान टू रीच अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया. ये सेंट्रल एशिया के लिए हमारा डायरेक्ट एक्सेस बन सकता था और अफगानिस्तान के लिए भी हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे पाकिस्तान को इन्वॉल्व किए बिना. इंडिया के पार्ट पे अगर हम देखें तो ये सेंट्रल एशिया में कनेक्ट देगा. रीजनल कनेक्टिविटी भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है. साथ में जो चाइना बैक्ड ग्वादर पोर्ट है उसको भी काउंटर बैलेंस करने में मदद करेगा. इंडिया began involvement in 2003. 2003 से we have started involving in this Chabahar port and finally in the 2024 May 2024 10-year memorandum was signed and that is how we have said that हमने जो भी यहाँ पर हमारा कमिटमेंट था वो हम पूरा कर चुके हैं. राइट. तो व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड यही हमने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया है. इंडिया का एंटायर जो फाइनेंशियल कमिटमेंट था वो पूरा कर चुके हैं. पेमेंट जो यूएस सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर उसमें कुछ वेवर्स मिले थे. उसमें छबाहर पोर्ट भी वेव ऑफ किया गया था सैंक्शंस की तरफ से. तो उसको भी हमने यहाँ पे क्या किया है, उसके पूरा होने से पहले, सैंक्शंस के पूरा होने से पहले ही हमने वो कंप्लीट पेमेंट कर दी है. ऑफिशियल लाइन इंडिया की तरफ से आया है, इंडिया हैज फुलफिल्ड इट्स कमिटमेंट. ये लेकिन कंट्रोवर्शियल क्यों है, क्योंकि इंडिया में अभी बजटरी एलोकेशन में कुछ भी नहीं दिया गया. तो व्हाट इज यूएस सैंक्शंस हियर. तो यूएसए अब इसमें इन्वॉल्व कैसे है. तो दिस शुड हैव बीन बिटवीन इंडिया एंड ईरान, लेकिन इसमें यूएसए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यू गाइज नो दैट कि जो ईरान है उसके ऊपर यूएसए बहुत बार ब्लेम करता है दैट दे आर एनरिचिंग द यूरेनियम बियॉन्ड द सिविल लाइबिलिटी. जो सिविल यूज है न्यूक्लियर पावर का उसके बियॉन्ड जाके भी वो न्यूक्लियर पावर का या यूरेनियम का एनरिचमेंट करते हैं. एंड दैट कैन बी प्रोबेबली यूज फॉर द न्यूक्लियर वॉरहेड्स. तो दैट इज वाई यूएसए उसके ऊपर सैंक्शन लगाता है. एंड जो भी कंट्रीज ईरान के साथ ट्रेड करती हैं, मतलब वो यूएसए हमेशा इनडायरेक्टली यही बोलता है कि आपका जो ट्रेड का पैसा उनको मिल रहा है उस पैसे से, उस फायदे से वो क्या करेंगे, वो अपनी न्यूक्लियर पावर को एनरिच कर रहे हैं, वो अपनी न्यूक्लियर वॉरहेड्स को एनरिच कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है. जो रीजनल स्टेबिलिटी है उस पर क्वेश्चन उठ सकता है. तो दैट इज वाई यूएसए आस्क और गाइड्स द कंट्रीज कि आप इसके साथ ट्रेड मत कीजिए. एंड अगर किसी कंट्री ने इसके साथ ट्रेड किया, आई मीन ईरान के साथ ट्रेड किया, तो वहां पर वो सैंक्शंस लगाते हैं, टैरिफ्स इंक्रीज करते हैं. तो ये यहाँ पर सैंक्शंस में हमने डिस्कस करना था. तो ईरान इज अंडर यूएस सैंक्शन. ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं यूएसए की तरफ से, लेकिन छबाहर पोर्ट को अभी वेव ऑफ किया हुआ था सैंक्शंस में. लेकिन जो लिमिट थी ये 26 अप्रैल 2026 को खत्म होने वाली है. राइट. तो छबाहर गॉट अ स्पेशल वेवर बिकॉज ये अफगानिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन नीड्स को भी फुलफिल करता है. इसी के थ्रू हम अफगानिस्तान में जो भी अब जरूरतमंद जो चीजें हैं वो पहुंचाते हैं, साथ में रीजनल स्टेबिलिटी को भी हेल्प करता है. करंट वेवर वैलिड टिल 26 अप्रैल. रिस्क इफ वेवर इज नॉट एक्सटेंडेड इंडिया कैन नॉट ऑपरेट पोर्ट. अगर ये वेवर एक्सटेंड नहीं किया गया तो इंडिया
इस पोर्ट को नहीं कर पाएगा ऑपरेट, एंड ये जो सैंक्शंस हैं इसकी वजह से जो बैंक्स हैं, शिपिंग है, कंपनीज हैं, इनके ऊपर एक अच्छा खासा रिस्क हमें देखने को मिल सकता है। यूएस ने अभी भी ये थ्रेट किया हुआ है इंडिया की तरफ से भी, टैरिफ थ्रेट जो देते हैं कि 25% टैरिफ जो है इंडिया ट्रेड विद ईरान पे ये लगाया जा सकता है, एंड इंडिया ने ईरानियन ऑयल का इंपोर्ट भी 2019 एंड 2020 से बहुत कम किया हुआ है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो वाई डिड इंडिया पे अर्ली? इंडिया ने अपना पेमेंट इतनी जल्दी आखिर किया क्यों? अगर सैंक्शंस के बाद शायद से, अगर वो सैंक्शन शायद से वेव ऑफ ना हो और अगर वो सैंक्शन लगा दिए जाए छबाहर पोर्ट पर भी, तो इंडिया यहाँ पर फिर भी अर्ली पेमेंट क्यों करके बैठा है? तो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन टू अवॉइड लेटर पेमेंट कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए कि सैंक्शंस में किस तरीके से फंसेंगे, किस तरीके से नहीं फंसेंगे, लीगल डिस्प्यूट्स से भी बचना चाहते थे। और ये दिखाता है कि गुड फेथ टू ईरान, कि हम आपके गुड फेथ में हैं, हम सैंक्शंस के बाद में सोच रहे हैं। देन compliance before sanctions risk rises, this looks like risk management and not expansion। हम रिस्क मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, राइट? तो ईरान का रिएक्शन क्या है? ईरान का जो एम्बेसडर है उन्होंने बोला है ईरान बिलीव्स इंडिया वांट्स टू मैनेज द पोर्ट, ईरान चाहता है कि इंडिया ही मैनेज करे, लेकिन इंडिया की तरफ से अभी कोई ऐसा क्लेम नहीं आया दैट वी विल बी होल्डिंग द मैनेजमेंट हियर। तो ईरान इज वेटिंग फॉर द इंडियाज डिसीजन ऑल्सो। इससे स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी आ गई है कि एम्बिग्युअस है चीजें, क्लियर नहीं है बहुत सारी चीजें। तो इंडिया इज नॉट अबैंडनिंग, अभी फिलहाल इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि इंडिया अबैंडन नहीं कर रहा है, लेकिन फुली कमिट भी नहीं कर पा रहा है, और इसको हम बैलेंसिंग एक्ट बोल देते हैं। तो इसमें इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि हमने अपनी कमिटमेंट को फुलफिल किया है। डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी, कि अगर कल को किसी और दूसरी कंट्री के साथ हमने कोई मेमोरेंडम साइन किया, फाइनेंशियल कमिटमेंट दिया, तो वहां पर हमारी क्रेडिबिलिटी, ये ईरान का जो छबाहर पोर्ट है ये हमारी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश कर रहा है। साथ में सैंक्शंस को अभी के लिए हम अवॉइड कर रहे हैं, राइट? देन नेगेटिव्स में क्या है? अनसर्टेनिटी है कि जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का एक्सेस है, अगर वे नहीं हुए सैंक्शंस, अगर यहाँ पर और आगे एक्सटेंड नहीं हुआ सैंक्शन, तो इसके बाद हमारा जो ये आउटरीच है इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। स्पेस फॉर चाइना पाकिस्तान इन्फ्लुएंस, और फिर यहाँ पर चाइना पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ सकता है, और ईरान ऑल्टरनेटिव पार्टनर्स की तरफ भी देख सकता है, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रिपरेशन, लेकिन जस्ट बिकॉज कि हम बहुत दिनों से ये यूएसए के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस डिस्कस करते ही आ रहे हैं, एंड अभी रिसेंटली यूएसए की तरफ से ये बोला भी गया है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी बोला गया है कि जो टैरिफ्स हैं वो 18% तक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के ऊपर 18% तक ही टैरिफ रखे गए हैं, अदरवाइज ये 50%, 75 एंड कभी कभी ये 100% से भी ऊपर मतलब थ्रेट्स मिलती रहती थी। लेकिन अभी रिसेंटली हमें क्या देखने को मिला है कि दोनों कंट्रीज के बीच में फाइनल सेटलमेंट हो गई है, एंड आगे आने वाले समय में शायद से कोई ट्रेड डील भी साइन हो सकती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही है, क्योंकि ये सारा जो मुद्दा था ये किसके अराउंड घूम रहा था? रशियन ऑयल के अराउंड ही घूम रहा था। इसी के रिगार्डिंग एक नया यहाँ पर हमें आर्टिकल देखने को मिलता है। तो इसमें अगर हम देखें, इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया डिक्लाइन हो रहे, धीरे धीरे हो रहे हैं, एंड अभी अगर हम बात करें तो ये सबसे लोएस्ट हमने हिट किया है 25%, इंडिकेटिंग अ शॉर्ट टर्म डाइवर्सिफिकेशन रादर देन अ स्ट्रेटेजिक एग्जिट। तो ये हम क्या है, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम एकदम से बंद नहीं कर रहे हैं रशियन ऑयल खरीदना, लेकिन हम धीरे धीरे अपने जो सोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले यूएसए का फैक्टर क्या है? इंपोर्ट फ्रॉम द यूएस इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बट रिमेन कॉन्स्ट्रेंट। यूएसए से हम जो ऑयल है वो ज्यादा नहीं खरीद पा रहे, क्यों? क्योंकि देखो बहुत दूर भी है कंट्री, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है, हाई फ्रेट कॉस्ट पड़ती है, लॉन्गर शिपिंग रूट्स होते हैं, डिले होता है शिपमेंट में, लेकिन ऐसा रशियन ऑयल के साथ नहीं है। दूसरा, इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन क्या है? इंडिया ने हालांकि कंफर्म नहीं किया है कि ये जो हमारा जो ऑयल का डाइवर्सिफिकेशन है सोर्सेज का, ये डायरेक्टली रिलेटेड है या नहीं है, ये हमने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो हमारे ट्रेड टैरिफ जो उन्होंने लगाया था, वो थ्रेट दे रहे थे, उसके आगे शायद उस वजह से हम अपना जो सोर्स है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं बोला गया है। इकोनॉमिक लॉजिक अगर बोले, रशियन क्रूड ऑयल वही सेम बात है कि वो कंट्री पास है, तो जो शिपमेंट है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, फ्रेट कॉस्ट है, वो बहुत कम पड़ती है, लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कंप्लीट शिफ्ट कमर्शियली अनवाइबल हो सकता है कि डायरेक्टली हम बिल्कुल रशियन ऑयल जीरो कर दें, क्योंकि वो हमें सस्ता पड़ रहा था। ठीक है, पॉलिसी इंप्लीकेशन क्या है? इंडिया इज परसुइंग प्रैग्मेटिक डाइवर्सिफिकेशन, की सोची समझिए से दिमागी चीज है ये, डाइवर्सिफाई सोच समझ के हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, एकदम से किसी दूसरी कंट्री के प्रेशर में आके जीरो नहीं कर देंगे उसको। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज रिलेटेड टू पीएम सेतु। पीएम सेतु अब की बार सबसे ज्यादा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड ट्रेनिंग जो हम देखते हैं यहाँ पे, उसकी तरफ से सबसे ज्यादा जो पैसा है वो कौन सी स्कीम बैक करके गई है? दैट इज 6,000 करोड़, दैट इज
पीएम सेतु। तो हम पीएम सेतु को डिस्कस करेंगे। अब की बार ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, राइट। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, तो यहाँ से हमने सबसे ज्यादा जो फोकस है वो पीएम सेतु पे देखने को मिला है, राइट। पीएम सेतु का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई। तो जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आईटीआईज होते हैं, जहाँ पे बहुत बेसिक ट्रेनिंग, जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, उस पर फोकस किया जाता है, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ, जिन यूथ को अगर हायर स्टडीज में नहीं जाना है, रिसर्च वर्क में नहीं जाना है, ग्रेजुएशन में नहीं जाना है, एम्प्लॉयबिलिटी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो वो ज्यादातर फोकस करते हैं अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग पे, आईटीआईज में जाते हैं, ठीक है। तो वो आईटीआईज को अब यहाँ पर और ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है और ज्यादा अच्छी स्किल्स सिखाने की जरूरत है, इसीलिए यहाँ पर 6,000 करोड़ रुपए इस साल के बजट में पीएम सेतु को डायरेक्टली दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट है मेजरली पीएम सेतु के। सबसे पहला जो कंपोनेंट यहाँ पर लगाया गया है वो हब एंड स्पोक मॉडल है। यहाँ पर बेसिकली 200 जो आईटीआईज, मतलब टोटल ओवरऑल 1000 आईटीआईज को यहाँ पर अपग्रेड किया जाएगा। जो 1000 आईटीआईज है उनमें से 200 आईटीआईज को हब बनाया जाएगा और उनसे रिलेटेड जो स्पोक्स होते हैं वो यहाँ पर 800 आईटीआईज में रखा जाएगा। मेजरली एक हब जो होगा आईटीआई का, उसके साथ अलग 4 स्पोक आईटीआईज अटैच्ड रहेंगी, राइट। उनको किस चीज से इक्विप किया जाएगा? मॉडर्न मशीनरी रखी जाएगी ताकि स्किल अच्छी हो सके, इंडस्ट्री ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट लेनी है उसी ग्रेड का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बताया जाएगा ताकि रियल टाइम वो यहाँ पर ट्रेनिंग अपनी कर सके, और वर्कशॉप्स को और ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा। फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा? पहले यहाँ पर क्या था कि इंडस्ट्रीज का ये जो फंड था, फंड में जो पार्टिसिपेशन था ये ऑप्शनल था। अब यहाँ पर ये क्या कर दिया है, मैंडेटरी, कि 17% जो पैसा है वो इंडस्ट्री को भरना ही पड़ेगा। सेंटर 55%, स्टेट 33%, इंडस्ट्री 17%। स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो कि नॉर्थ ईस्ट एंड हिली एरियाज होते हैं, वहां पर सेंटर का शेयर 83% जा सकता है, ठीक है। कंपोनेंट 2 की बात करें, दूसरे कंपोनेंट में क्या है, 5 ऐसे आईटीआईज को सिलेक्ट किया गया है, स्किल ट्रेनिंग, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को सिलेक्ट किया गया है, जो जिनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, उनको एज नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे हमारे कंट्री में आपको पता होगा, जैसे आईआईटीज हैं, ठीक है, तो एम्स है, तो ये मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, चाहे मेडिकल की बात हो चाहे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की बात हो। तो ऐसे ही हम 5 नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे जो कि दूसरों के लिए रोल मॉडल बनेंगे, एंड यहाँ पे बेस्ट एक्सीलेंट सेंटर यहाँ पे हम डेवलप करेंगे। कौन से हैं वो 5? अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम परस्पेक्टिव, क्योंकि सिर्फ 5 है, होते 10 15 20 तो हमें याद करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर भुवनेश्वर है, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो भुवनेश्वर, चेन्नई, एंड यहाँ पर हैदराबाद। भुवनेश्वर नॉट एग्जैक्टली साउथ इंडिया, हम ईस्टर्न जो स्टेट्स की बात करते हैं दैट इज ओडिशा। ओडिशा से भुवनेश्वर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, कानपुर है एंड लुधियाना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो दे विल बी डेवलप्ड एज नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, फोकस ऑन ट्रेनिंग, ट्रेनर ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे, एडवांस स्किल देंगे, एंड पार्टनरशिप विद ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, जो बाकी जो पूरे दुनिया के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ पार्टनरशिप भी करेंगे। फंडिंग पैटर्न इसमें सेंटर का 80% रहेगा, इंडस्ट्री का 20%, स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। स्टेट का रोल किसमें रहेगा? वो जो 1000 आईटीआईज अपग्रेड करी थी कंपोनेंट 1 की, ठीक है। मिनिमम इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 40 करोड़ दिया जाएगा पर एनएसटीआई, जो इंडस्ट्री की तरफ से पैसा दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो पीएम सेतु हम बात करें, ये पहले से और अब में इसमें फर्क क्या है? सबसे पहले जो पहला पीपीपी मॉडल था, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसमें क्या होता था, इंडस्ट्री इन्वॉल्व वाया इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमिटीज के थ्रू इन्वॉल्व होती थी, इंडस्ट्री फंडिंग ऑप्शन होती थी, सेंटर यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन्स देता था, एंड स्टेट यहाँ पे ऑपरेशन रन करते थे। अब यहाँ पर ये बदल दिया है, स्टेट डेफिनेटली उसको ओन करेंगे, गवर्नमेंट उसको ओन करेगी, लेकिन मैनेजमेंट अब यहाँ पर इंडस्ट्री ही कर रही है। इंडस्ट्रीज ही यहाँ पर देखेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन से होने वाले हैं, इंडस्ट्रीज ही यहाँ पर देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे होने वाली है। ये सारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा और इंडस्ट्री से अब प्राइवेट फंडिंग जो है मैंडेटरी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्या हो गया है, वही सारी बातें दोबारा से, कि वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स वही डिसाइड करेगी, इंडस्ट्री डिसाइड करेगी, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स भी इंडस्ट्री डिजाइन करेगी, डिफाइन करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में हेल्प करेंगे, टारगेट्स को मीट करने में हेल्प करेंगे। साथ में जो सिलेक्शन है वो बिडिंग प्रोसेस से होगा, एंड फाइनल अप्रूवल कौन देगा? नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, राइट।
अब कंसर्न क्या है हब स्पोक मॉडल का कि चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें हो गई, ब्यूटीफुल बातें हो गई, लेकिन इसमें कंसर्न हमें क्या देखने को मिल रहा है? कंसर्न इज़ बेसिकली कि जो यहाँ पर ये हब आईटीआईज़ सेलेक्ट करी जाएँगी, दे माइट बी वेरी क्लोज टू द अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ के पास की आईटीआईज़ की वजह से जो रूरल आईटीआईज़ हैं, वो साइडलाइन हो सकती हैं, उनकी डेवलपमेंट पे असर आ सकता है। अर्बन बायस हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये जो आपके 3 पॉइंट है, यही आपने यहाँ पर इंडिकेट करने हैं जब भी आपने इसके ड्रॉबैक्स के बारे में लिखना है। हब्स लाइकली नियर सिटीज, बेटर कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सिटीज के पास ही रखा जाएगा। रूरल आईटीआईज में गेट साइडलाइंड, फेस लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज, लूज रेलेवेंस टू दी लोकल स्किल। जो लोकल स्किल यहाँ पर रूरल आईटीआईज में है, वो शायद से साइडलाइन हो सकती है। इंडस्ट्री ड्रिवन सिलेक्शन, इंडस्ट्री ही सिलेक्ट कर रही है, इंडस्ट्री ही देख रही है, तो इसकी वजह से हब एंड स्पोक चॉइस डिसाइडेड बाय एंकर इंडस्ट्री पार्टनर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्किल अलाइंड विद मोर इंडस्ट्री कन्वीनियंस। लोकल इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसी तरीके से। हालांकि इसको हम इंटायरली नेगेटिव कंसर्न नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसका लोकल इकोनॉमी पे फर्क तो देखो जरूर पड़ेगा कि लोकल जो नीड्स हैं, लोकल जो यहाँ पर स्किल्स की जरूरत है, उसके ऊपर फर्क पड़ सकता है। वन साइज फिट्स ऑल डेंजर, कि यहाँ पर ये है हब एंड स्पोक मॉडल की, कि जो हब है उसी जैसा स्पोक यहाँ पर बनाने हैं, तो 8 आईटीआई जो उसके साथ एक स्पोक एक हब के साथ अटैच्ड है, तो वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच की वजह से जो स्टैंडर्डाइज्ड अर्बन ओरिएंटेड ट्रेडर्स है, उनको ही फोकस किया जाएगा। आर टारगेट्स क्लियरली डिफाइंड नहीं अभी तक, कि इंडस्ट्री किस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट प्लान डिसाइड करेगी, की परफॉर्मिंग जो इंडिकेटर्स हैं वो कैसे डिसाइड किए जाएंगे, उसके ऊपर कोई फाइनल प्लानिंग नहीं दी गई है। मॉनिटरिंग हालांकि यहाँ पर स्टेट स्टीयरिंग कमिटीज, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग कमिटीज, एनएससी सेंटर कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से जो है डाइल्यूशन देखने को मिल सकता है परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स पर, और ओवर इन्फोसिस हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और आउटकम बेस्ड नहीं देखने को मिल रहा है। राइट, आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अभी आप 2 दिन से ये न्यूज देख रहे हैं, कल जो हमारा जो न्यूज वीडियो एनालिसिस है वो नहीं आ पाया था, न्यूज एनालिसिस का वीडियो, तो दैट इज वाई हमने आज भी इसको इंक्लूड कर लिया है। स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, जो यहाँ पर ट्रीटी हमें देखने को मिलती है, दैट इज बिटवीन यूएसए एंड रशिया, अब वो खत्म होने वाली है, और लेकिन उसकी जगह पे कोई नई ट्रीटी अभी नहीं मिली है, और नहीं उस पे बात हो रही है। वो चाह रहे हैं, अब यूएसए की तरफ से ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि हम चाहते हैं कि रशिया के साथ चाइना भी इसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन फिर रशिया का जो क्लेम है, रशिया भी यहाँ पर ये चाह रहा है कि सिर्फ चाइना ही क्यों, फिर तो फ्रांस को भी इंक्लूड करो, फिर तो यूके को भी इंक्लूड करो। अगर आप इसको मल्टीलेटरल ट्रीटी बनाना चाह रहे हो, स्टार्ट क्या थी, न्यू स्टार्ट एंड स्टार्ट ट्रीटी, ये बाइलेटरल थी, लेकिन अगर आप इसको ट्राइलेटरल बना रहे हो तो ट्राइलेटरल की क्या जरूरत है, फिर तो मल्टीलेटरल बनाओ। तो यहाँ पे तीनों कंट्रीज के अलग अलग एस्पेक्ट्स आएंगे, फिर हम स्टार्ट जो आपकी ट्रीटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो 2010 में साइन करी गई थी बिटवीन यूएसए एंड रशिया, इसकी वजह से क्या हुआ था, इन्होंने जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं उनको किस पे कैप कर दिया था, 1550 ईच, हर एक के पास सिर्फ 1550 ईच न्यूक्लियर वॉर हेड्स हो सकते थे। ये एक्सपायर हो गई है, इसकी वजह से ये लास्ट रिमेनिंग बायलेटरल न्यूक्लियर आर्म ट्रीटी थी दोनों कंट्रीज के बीच में। इसके बाद अब उनके बीच में कोई भी आर्म्स रिलेटेड कोई ट्रीटी बची ही नहीं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स ऐसा हुआ है कि कोई लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है ही नहीं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर आर्सेनल्स के ऊपर कोई लिमिट लगाई जा सके। इस चीज का फायदा उठा के दोनों कंट्रीज एक्सपेंड कर सकते हैं अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को। यूएस हैज कॉल्ड ऑफ फॉर अ न्यू ट्राइलेटरल आर्म्स कंट्रोल, अब यहाँ कॉल्ड फॉर, नॉट कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड फॉर अ न्यू ट्रीटी, जिसमें चाइना को भी इंक्लूड किया जाए। राइट, तो यूएसए की पोजीशन क्या है, वो चाहते हैं, वो क्लेम करते हैं न्यू स्टार्ट हैड डिजाइंड द इम्प्लीमेंटेशन फ्लॉज, कि यहाँ पे जो ये न्यू स्टार्ट था इसमें इम्प्लीमेंटेशन फ्लॉज थे, रशिया बार बार वायलेट कर रहा था, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ चाइनाज न्यूक्लियर आर्सेनल हो रहा था, कह रहे थे कि हम रशिया को भी नहीं रोक पा रहे जिसके साथ ट्रीटी थी, और उधर चाइना बढ़ाए जा रहा है अपना, तो हम चाहते हैं ये ट्रीटी में एक अलग से हम इसको नई डिजाइन के साथ, नई इंप्लीमेंटेशन के साथ लेके आए। आर्ग्यूज दैट फ्यूचर आर्म्स कंट्रोल मस्ट रिफ्लेक्ट करंट मल्टीपोलर न्यूक्लियर रियलिटीज, नॉट कोल्ड वॉर बाइनरीज, कि जो ये स्टार्ट ट्रीटीज थी ये कोल्ड वॉर से रिलेटेड थी। अब यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि सिर्फ अब यहाँ पे यूएसएसआर और यूएसए की बात ही नहीं है, अब यहाँ पर मल्टी पोलर जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज डेवलप हो रही है पूरे वर्ल्ड में, तो उनको भी अब यहाँ पर नोटिस में लेने की जरूरत है।
चाइना का स्टांस क्या है? रिजेक्ट्स पार्टिसिपेशन इन टॉक्स, वो कहता है मुझे नहीं बात करनी तुमसे, ठीक है। आर्ग्यूज इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल इज फार स्मॉलर देन दैट ऑफ द यूएस एंड रशिया, कहते हैं हमारे पास इतना कोई आर्सेनल है भी नहीं कि हम तुम्हारे साथ ट्रीटी में आए और उस पर कैपिंग लगाए। एम्फोसाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डेटरेंस, कि हम अपना मिनिमम डेटरेंस तो रखेंगे। यही पॉसिबल, यही जो पॉलिसी है ये इंडिया भी मेंटेन करता है कि मिनिमम डेटरेंस होना चाहिए, कि ये ना हो कि तुम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो किसी कंट्री को एंड उसके ऊपर तुम हमले करते रहो, ठीक है। मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए, मतलब एक मिनिमम डर का लेवल बनाए रखना चाहिए, ताकि कोई भी आके कल को उठा के आपके ऊपर न्यूक्लियर हमला ना कर दे। उनको ये डर होना चाहिए कि इनके पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है एंड ये हिट बैक कर सकते हैं। रशिया की जो पोजीशन है, ओपन टू टॉक्स बट इंसिस्ट दैट अदर न्यूक्लियर पावर्स मस्ट ऑल्सो बी इंक्लूडेड, कि यहाँ पे रशिया कहता है कि जो दूसरी कंट्रीज हैं, सिर्फ चाइना क्यों, फ्रांस, यूके, इनको भी इंक्लूड करो एंड अपोजेस सेलेक्टिव मल्टीलेटरलाइजेशन। ये जो सेलेक्ट कर रहे हो ना मल्टीलेटरलाइजेशन, कि यूएसए को लग रहा है चाइना को रखना चाहिए, फ्रांस को नहीं रखना चाहिए, तो इसके अपोजिशन में है रशिया, कहते हैं ये नहीं हो पाएगा। तो एनालिसिस क्या है कि पहले जो बाइपोलर कमिटमेंट होता था, अब उसको मल्टीपोलर आर्म्स कंट्रोल में जा रहे हैं। स्ट्रैटेजिक इंस्टेबिलिटी रिस्क हमें देखने को मिलता है। एब्सेंस ऑफ कैप्स में ट्रिगर न्यू आर्म्स रेस, ये मैंने शुरुआत में ही आपसे डिस्कस किया था कि अब ये जो टाइम लैग है, अब जो बीच में इसमें वैक्यूम आया है, कोई ट्रीटी नहीं है, डेकेड्स बाद ऐसा हुआ है, तो इस चीज का फायदा उठा के बहुत ज्यादा आर्म्स डेवलप करे जा सकते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स डेवलप करे जा सकते हैं दोनों कंट्रीज के थ्रू। अगर ये जो टॉक्स अभी यूएसए करना चाह रहा है कि चाइना को इंक्लूड कर लो, उधर से रशिया बोल रहा है कि नहीं हम तो फिर दूसरों को भी इंक्लूड करेंगे, चाइना आना ही नहीं चाह रहा है इसमें, तो इसकी वजह से ऐसा ना हो कि इसमें डिले होता रहे और वो जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है वो मल्टीपल टाइम्स उसमें एडिशन हो जाए, राइट। एक्सपेंशन ऑफ वॉरहेड्स हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होगा, ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस हो जाएगी, वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगी एंड जो ग्लोबल आर्म कंट्रोल आर्किटेक्चर है उसका इरोजन हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि पहले ये जो डेवलपमेंट है स्टार्ट और न्यू स्टार्ट की कैसे हुई थी। सबसे पहले जो स्टार्ट की फुल फॉर्म है ये देख लो, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी साइन बिटवीन यूएसए एंड रशिया टू रिड्यूस न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। तो ये सिर्फ न्यूक्लियर के लिए हुआ था, 2010 में ट्रीटी साइन हुई थी। कैप्ड वॉरहेड्स, आईसीबीएम दैट इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की टाइमलाइन 7 years to comply, 18 on-site inspection each year to verify, mandatory data exchange होता था, bilateral commissions to resolve the issue। हमेशा मिल बैठ के बात करनी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपनी यूनिलेटरल आप ये कर सकते हो। इस चार्ट में आप ये देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये जो पीडीएफ है ये आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से एंड देख सकते हो कि कैसे न्यू जो ये स्टार्ट ट्रीटी है यहाँ पर कैसे अपने फॉर्म में आई थी, स्टार्ट कहाँ से हुई थी, अब कहाँ से एंड हो रही है, राइट। So this was all in today's analysis. Thank you and have a nice day.